नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हर रोज विपक्षी पार्टी के नेता ईडी और सीबीआई के ऊपर सवाल उठाते हैं। ईडी के ऊपर बार बार इस बात के लिए सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार केंद्रीय एजेंसियां अपोजिशन पार्टी के नेताओं को टारगेट किए हुए हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और यह सच्चाई ईडी की सारी चार्जशीटों में दिखाई पड़ती है कि जिन जिन नेताओं के खिलाफ ईडी ने सुनवाई की, कार्रवाई की, छापे मारे और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की, वो सारे के सारे कुछ दिनों में जेल के अंदर गए। और जो सबूत पेश किए ईडी ने कोर्ट के सामने, उसी सबूतों के कारण ये जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अब नंबर एक के बाद एक दूसरे नेताओं का आने वाला है। हालांकि कभी कभी जेल भेजने में कुछ समय लग जाता है, लेकिन सबूत हैं। तथ्यों के साथ जो सबूत पेश किया जाता है उसका परिणाम सामने आना जरूरी है, और यह परिणाम सामने आता भी है। इसलिए अनिल देशमुख भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं, और संजय राउत को भी महीनों तक जेल में रहना पड़ा। अब आगे भी नंबर कई नेताओं का आने वाला है, जिसमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। ईडी ने कई डिटेल चार्जशीट में पूरी की पूरी सबूत रखी है 1350 करोड़ रुपए की लूट की, जिस पर सवाल उठाया जा रहा था। जब पिछले दिनों ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की, तो उन्होंने एक लेटर लिखा। पूछताछ के बाद जो लेटर उन्होंने लिखा था, उसमें कहा गया था कि अगर ये 1350 करोड़ रुपए का घोटाला है, यानी कि स्टोन माइनिंग में इतने करोड़ का घोटाला हुआ है, तो इसके लिए तो 8 करोड़ मीट्रिक टन स्टोन चिप्स का भेजा जाना या फिर उसको माइन से निकालना जरूरी होगा। और इतने बड़े पैमाने पर अगर स्टोन चिप्स निकाले गए हैं तो उसके सबूत क्या हैं? अगर ईडी के पास इस बात का सबूत नहीं है तो ये न बोले कि 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। उन्होंने ये बताया था कि जो चिट्ठी लिखी थी ईडी के पास, और उस चिट्ठी को फिर आगे भी बढ़ाया था, जिसमें बार बार ये सवाल किया गया था कि अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला नहीं है तो फिर इस घोटाले को इतना सनसनीखेज क्यों बनाया जा रहा है? क्यों बार बार मीडिया में बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1350 करोड़ का है? लेकिन ईडी के पास सारे के सारे सबूत हैं। ईडी ने चार्जशीट दायर किया और उसमें डिटेल सबूत दिए हैं। उसने वन पर्यावरण मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार के पास जो मंत्रालय है, उनको भी एक लेटर लिखा है और उसमें बताया है कि कैसे झारखंड में 1350 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और उस घोटाले में स्टोन माइनिंग जो किया गया उससे वन और पर्यावरण को दोनों को कितना नुकसान हुआ। आसपास के क्षेत्र की मिट्टी खराब हो गई है और वहां पर वन तो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और इन्वायरमेंट को भी भारी नुकसान हो रहा है। ये सारे जो सबूत दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। उस सबूत में बताए गए हैं कि हेमंत सोरेन ने एक सवाल उठाया कि 8 करोड़ मीट्रिक टन स्टोन चिप्स कैसे झारखंड से बाहर आए। इसके लिए सबसे पहले ईडी ने कुछ गाड़ियों का जिक्र किया, और जो पत्थर तोड़ने वाली मशीन स्टोन क्रशर होता है उसकी भी डिटेल बताई, जिसे जब्त किया गया है। कई स्टोन क्रशर मशीन के पूरी डिटेल, उसके कंपनी का नाम और कब कहां कैसे उसको सीज किया गया, इसकी भी डिटेल दी गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ट्रक का नंबर दिया गया है कि कितने ट्रकों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। अब तक जो सैकड़ों ट्रक सीज किए गए हैं उसके नंबर भी दिए गए हैं, और फिर इनलैंड व्हीकल्स जो होते हैं, जैसे कि ट्रक पर लोड करने वाले जो भी गाड़ियां हैं, उन सब गाड़ियों के भी डिटेल दिए हैं। लेकिन ये तो उस बात की डिटेल है कि इन ट्रकों से माल ले जाया गया, स्टोन चिप्स ले जाया गया, वो पहाड़ तोड़े गए, लेकिन उसकी ढुलाई कहां से हुई? अब इस बात के सवाल का भी जवाब ईडी ने दिया है। ईडी ने पूरी की पूरी डिटेल रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है कि ये सारा ढुलाई जो है
वो रेलवे के माध्यम से किया गया। ये इलीगल कारोबार जो चल रहा था वो मुख्यमंत्री के इशारे पे चल रहा था, इसलिए स्टेट की पुलिस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उन्होंने सारे के सारे बॉगी का यानी कि रेक का भी डिटेल दिया है कि 1350 रेक यानी 1350 करोड़ का घोटाला जो हुआ है, 1350 रेक जो रेलवे के हैं उससे स्टोन चिप्स अलग अलग क्षेत्रों में भेजे गए हैं और इनके खिलाफ झारखंड में अलग अलग जगहों पे एफआईआर भी दर्ज किए गए थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री खुद ही इस घोटाले में इन्वॉल्व है तो एफआईआर का क्या नतीजा हो सकता है। ईडी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि झारखंड में इलीगल स्टोन माइनिंग को लेकर 115 एफआईआर दर्ज किए जा चुके थे, जो ईडी ने अलग अलग थानों से रिपोर्ट मंगवाई थी। लेकिन 2020 से 22 के बीच इन 115 एफआईआर के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि पुलिस को तो सीएम हेमंत सोरेन से निर्देश मिले हुए थे। जब सबको पता था कि हेमंत सोरेन और उनकी चौकड़ी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 लोगों का ग्रुप सामने आया है। इन 4 लोगों ने पूरे झारखंड को लूटा है और उस चौकड़ी का वर्चस्व इतना बड़ा था कि उसमें एक दलाल यानी बिजनेसमैन शामिल था, तो दूसरा एक गैंगस्टर शामिल था, तीसरा वो व्यक्ति शामिल था जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का विधानसभा प्रतिनिधि हुआ करता था, और चौथा खुद हेमंत सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री थे। ये सारे के सारे डिटेल रिपोर्ट ईडी ने दिया है अपने चार्जशीट में, और हेमंत सोरेन का अब जेल जाना लगभग तय माना जाता है। लेकिन जिस चौकड़ी की बात कर रहे हैं उस चौकड़ी के बारे में जानना भी जरूरी है कि कैसे सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 3 सहयोगियों के साथ हजारों करोड़ की लूट की और झारखंड को कंगाल बना दिया है। हेमंत सोरेन का विधानसभा प्रतिनिधि पंकज मिश्रा उनका सबसे करीबी सहयोगियों में से राजनीतिक में पैठ रखने वाला व्यक्ति है। पंकज मिश्रा उनके लिए काम करता था और पंकज मिश्रा का काम 2 तरह का होता था। पहले तो वो वसूली करता था सारे स्टोन माइनिंग के जिनको ठेके मिले हुए थे। शुरुआती दौर में पंकज मिश्रा इन ठेकेदारों से कमीशन लेता था, लेकिन धीरे धीरे हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। लगने लगा कि जिन स्टोन माइन से और जो ठेकेदार हैं उससे जो कमीशन ले रहे हैं वो बहुत कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसलिए पंकज मिश्रा को कहा गया कि अब डायरेक्ट ठेका लो, अब क्रशर मशीन भी उसकी होनी चाहिए, ट्रक भी उसके भाड़े के होने चाहिए, और स्टोन माइनिंग का ठेका भी उसी के कंपनी को मिलनी चाहिए। इसके बाद जो मामला सामने आया है वो हेमंत सोरेन के स्टोन कंपनी को ये स्टोन माइनिंग के लिए ठेका देने से ही जुड़ा हुआ था, और इसी से ये घोटाले के राज भी खुले हैं। जब पंकज मिश्रा को सीएम से ये निर्देश मिल गया तो उसने कई कंपनियों के साथ साठगांठ की और उसे ही कमीशन दिया, यानी कि ठेकेदार कंपनियों को सिर्फ कमीशन मिल रहा था और सारा का सारा प्रॉफिट पंकज मिश्रा के जरिए जा रहा था हेमंत सोरेन के पास। लेकिन ये 2 लोग थे, उसमें तीसरा एक और व्यक्ति था जो कि बिजनेसमैन और दलाल है, जो राजनीतिक पैठ रखता है और जो इसके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता था। इसलिए पंकज मिश्रा का संपर्क करवाया गया एक दूसरा व्यक्ति प्रेम प्रकाश के साथ। प्रेम प्रकाश का 2 तरह का कारोबार था। वो एक तरह से पॉलिटिकल गलियारों में भी पैठ रखता था और दूसरे तरफ से वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग वैसे सेल कंपनियों के डायरेक्टर और बिजनेसमैन के साथ भी संपर्क रखता था, जो कि इन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील कर सके और ये पैसा हेमंत सोरेन के पास भेज सके। इसलिए एक बैठक के दौरान जिसका खुलासा जेएमएम के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने किया, ईडी के सामने बताया कि एक बैठक हो रही थी और उस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख यानी कि हेमंत सोरेन जो सीएम हैं वो भी शामिल थे, पंकज मिश्रा भी शामिल था, रवि केजरीवाल भी था और प्रेम प्रकाश था। प्रेम प्रकाश और
पंकज मिश्रा को एक दूसरे से मिलवाया गया और हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा को कहा कि जितने भी पैसे आ रहे हैं स्टोन माइनिंग से इलीगल तरीके से, वो सारा का सारा पैसा प्रेम प्रकाश के पास जाना चाहिए और प्रेम प्रकाश से वो पैसा ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट होकर हेमंत सोरेन के पास जाना था। प्रेम प्रकाश जो कि एक दलाल है, बिजनेसमैन है, जो छोटे से कारोबार से शुरू करके आज सैकड़ों करोड़ का कारोबार अपना बनाए हुए है, जिसके घर पर ईडी ने छापेमारी की थी। जब प्रेम प्रकाश के घर पर ईडी ने छापेमारी की तो कई चौंकाने वाले सबूत मिले। उसके घर से 5.5 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए गए और जो कुछ बैंक अकाउंट थे उसमें 32 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। उसके अलावा उसके घर से जो मिले उसमें 31 साइन किए हुए चेक थे जो हेमंत सोरेन के खाते में जाने थे, जिस पर करोड़ों रुपया का लिखा हुआ था रकम। इसके अलावा भी प्रेम प्रकाश के घर से AK-47 मिले, गोलियां मिली और पुलिस की वर्दी भी मिली, जिसका संबंध कहीं न कहीं नक्सलवाद से भी है। जो माओवादी झारखंड में फैले हुए हैं उसका भी कनेक्शन प्रेम प्रकाश से था और उन्हें ये वर्दी सप्लाई करता था पुलिस की। ये सारे के सारे सबूत मिले तो उसकी एक कर्मचारी भी सामने आया। वो कर्मचारी था अनिल झा। अनिल झा ने ईडी को बताया कि वो प्रेम प्रकाश के लिए काम करता है और प्रेम प्रकाश उससे कुरियर का काम करवाता है, यानी कि एक बैग देता है और वो बैग किसी और को देना होता है, यानी कि हवाला का कारोबार प्रेम प्रकाश कई ऐसे लोगों से करवाता था जिसमें अनिल झा एक था। अनिल झा ने ईडी को बताया कि वो 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की डिलीवरी अलग अलग जगहों पर कर चुका है और ये रेगुलर उसका काम था, यानी कि वो कुरियर बॉय के तौर पर काम करता था प्रेम प्रकाश के लिए। लेकिन इस तिकड़ी के अलावा एक चौथा व्यक्ति भी था जो इन लोगों के लिए बाहुबली का काम करता था और वो है बच्चू यादव। बच्चू यादव अलग अलग ठेकेदारों से वसूली के लिए पंकज मिश्रा के इशारे पे काम करता था और वो हेमंत सोरेन का जो पंकज मिश्रा खास व्यक्ति था वो इस्तेमाल करता था बच्चू यादव का डराने धमकाने के लिए। ईडी ने इस बात के लिए भी सबूत दिए हैं कि बच्चू यादव जिन जगहों से इनको कमीशन नहीं आते थे वहां पर अपने गुर्गों के साथ, गुंडों के साथ पहुंचता था, उसे धमकी देता था और साथ ही माओवादियों का इस्तेमाल भी करने की चेतावनी देता था कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो कल से तुम्हारा क्रशर मशीन बंद हो जाएगा, माइनिंग ठप हो जाएगा और तुमने जो ठेके लिए हैं उसका पैसा डूब जाएगा। ये बच्चू यादव का वर्चस्व था और उसके बाहुबली होने का ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसके पास कई ऐसे गुंडे थे जो धमकी देने का काम करते थे। मतलब झारखंड की इस चौकड़ी ने 1350 करोड़ रुपए झारखंड के लूटे हैं और ये सारा का सारा डिटेल रिपोर्ट ईडी ने सौंपे हैं और ये जवाब है हेमंत सोरेन के उस लेटर का जो उसने लिखा है और जिसमें पूछा गया है कि क्या ये घोटाला 1300 करोड़ का था तो इसमें स्टोन चिप्स गए कहां से, किन लोगों का इस्तेमाल किया गया, और अगर इसका जवाब ईडी नहीं देती है तो फिर हम ये बताएंगे मीडिया को कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन अब सारे के सारे डिटेल सबूत सामने हैं और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है, जिसके कारण हेमंत सोरेन कभी भी जेल के सलाखों के पीछे जा सकता है और झारखंड का ये करप्शन खत्म करने के लिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।